हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लाइंडनेस के ऊपर। तो आज की इस पूरी वीडियो में ब्लाइंडनेस को कवर करूंगा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड्स में जैसा आपको दिख रहा होगा कि ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस में एक कोट है कि टू ब्लाइंड टू परफॉर्म वर्क फॉर विच आई साइट इज इसेंशियल। कहने का मतलब जो अंधे होते हैं उसको ही महत्व पता होता है आई साइट का, दृष्टि का, कि कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में रोशनी कुछ काम को परफॉर्म करने के लिए। और इसका दुख वही बता सकता है जो क्या हो, ब्लाइंडनेस हो, पूरी तरीके से अंधा हो। देन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ब्लाइंडनेस, अंधापन का क्या परिभाषा है, किसे हम अंधापन या ब्लाइंडनेस बोलेंगे। तो WHO का एक डिफिनेशन दिया हुआ है कि ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्यूटी इन द बेटर आई इज लेस देन 360 और कोरस्पॉन्डिंग विजुअल फील्ड लॉस इन द बेटर आई विद द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है, डिफिनेशन दिया गया है ब्लाइंडनेस का, उनका कहना है कि हम ब्लाइंडनेस, अंधापन, उसे बोलेंगे जिसका विजुअल एक्यूटी मतलब आँख की रोशनी जो होता है वो 360 से कम हो, उसका विजुअल फील्ड भी लॉस हो और पूरा बेस्ट करेक्शंस करने के बाद भी उसका विजन इम्प्रूवमेंट ना हो पाए हो और 360 से कम हो, उसे हम ब्लाइंडनेस के अंतर्गत रखते हैं, ऐसा WHO का कहना है। यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल करेक्शंस कहने का मतलब ये है कि अगर उसको हम स्पेक्टिकल्स के थ्रू, चश्मा के थ्रू उसका रोशनी क्या हो, 360 से कम हो अगर करेक्शंस करते हैं, और अगर हम सर्जरी भी करवा देते हैं उसके बावजूद उसका रोशनी 360 से कम हो, उसे हम अंधापन, ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। देन इस स्लाइड्स में देखिएगा कि WHO का एक और कहना है कि यूनिओकुलर ब्लाइंडनेस इज नॉट ब्लाइंडनेस बिकॉज द अदर आई इज नॉर्मल। WHO का कहना है कि अगर किसी का एक आँख में विजन कम है, 360 से कम है, और दूसरा आँख उसका 66 या 660 भी है या 624 भी है, तो उस कंडीशन में उस आदमी को अंधापन या ब्लाइंडनेस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका अनदर आई क्या है, नॉर्मल है या बिल्कुल तरीके से ठीक है। तो ये तो डेफिनेशंस हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। लेकिन एक और डेफिनेशन है जिसे NPCB मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के द्वारा दिया गया है। उनका मानना है, NPCB वालों का मानना है कि ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्यूटी इन बेटर आई इज लेस देन 660 विथ अवेलेबल बेस्ट करेक्शन। तो एक डिफिनेशन ब्लाइंडनेस के ऊपर NPCB वाले ने भी दिया है कि ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्यूटी इन द बेटर आई इज लेस देन 660 विद द बेस्ट करेक्शन। कुछ भी बेस्ट करेक्शन, चाहे स्पेक्टिकल्स हो या सर्जरी के थ्रू हो, अपना बेस्ट करेक्शंस करने के बाद भी किसी पर्सन्स का विजन 660 से कम हो जाए तो उसे NPCB के द्वारा क्या कहा जाएगा, ब्लाइंडनेस कहा जाएगा। देन इस स्लाइड्स में देखिए कि नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB का गठन कब हुआ। जब देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैटरेट और ग्लूकोमा के कारण, मतलब मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद के कारण बहुत सारे व्यक्ति ब्लाइंडनेस का शिकार होने लगे, तब हमारे नेशंस ने मिलकर के एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम दिया NPC मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए देश ने क्या किया, एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर इस पॉइंट में देखिए कि NPCB इज लॉन्च इन 1926। जो हमारा नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च किया गया वो 1976 ईस्वी में लॉन्च किया गया। एंड प्रोविजन ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव आई केयर फैकल्टीज एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। देश में तेजी से फैल रहे इस डिजीज को जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए NPCB ने 3 लेवल पर प्रोग्राम चलाया आई केयर फैकल्टीज के आधार पर, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा टर्शियरी लेवल पर। देन इसका उद्देश्य क्या था, NPCB द मेन एम वाज, आखिर नेशनल प्रोग्राम लाने का क्या उद्देश्य था, तो सब्सटेंशियल रिडक्शंस इन द प्रिवेलेंस ऑफ द आई डिजीज इन जनरल एंड रिडक्शंस इन द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस फ्रॉम
1.4% to 0.3% बाई 200 AD। तो एनपीसीबी का जो मेन उद्देश्य था वो जल्द से जल्द क्या करना था कि जितना कम हो सके जनरल आई डिजीज जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो रहा था, चाहे वो फॉरेन बॉडी हो या कोई और डिजीज़ के कारण, उसको पहले कमी लाया जाए। और दूसरा जो सबसे मेन मुद्दा था कि जो भारत में जो ब्लाइंडनेस का रेट था वो बहुत ज़्यादा था, 1.4% से सीधे जो एनपीसीबी का एम था कि आने वाले कुछ सालों में 2000 AD तक क्या कर देना है, उस परसेंटेज को घटाकर 0.3% ब्लाइंडनेस कर देना है इंडिया में। देन इस स्लाइड्स में देखेंगे कि जो आई केयर फैकल्टीज को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उसमें जो सबसे पहला था उसे प्राइमरी आई हेल्थ केयर बोला गया। इसमें क्या हुआ कि एट पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर एंड बीपीएचसी एंड रूरल हॉस्पिटल लेवल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन आई डिजीज, एग्जाम्पल कंजंक्टिवाइटिस, ट्रैकोमा, बाइटोटोस्पोट, ईपीएसकेलराइटिस, सबकंजंक्टिवल हेमरेज एंड विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस एंड करेक्शंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर। जो पहला प्राइमरी हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया वो चलाया गया आपका रूरल हॉस्पिटल, जो गांव के छोटा मोटा हॉस्पिटल है वहां पर चलाया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहां पे होता है, जहां छोटा मोटा चीज़ों का इलाज होता है, वैसे जगह पर आपका प्राइमरी आई हेल्थ केयर फैकल्टीज लगाया गया, जिसमें वहाँ पर कॉमन चीज़ों को ट्रीटमेंट करना शुरू किया गया। कंजंक्टिवाइटिस, आँख लाल किसी का हो रहा है तो एट पीएचसी में, बीपीएचसी में या गांव का कोई हॉस्पिटल रूरल एरिया में इसका ट्रीटमेंट वहाँ करना शुरू किया। फिर ट्रैकोमा, फिर बाइटोटोस्पोट, ईपीएसकेलराइटिस एंड सब कंजंक्टिवल हेमरेज, ये सारा चीज़ जो है वो सारा का ट्रीटमेंट वहाँ पर करना शुरू कर दिया। और विटामिन ए का किसी को कमी है तो डोज भी देना इन लोगों ने शुरू कर दिया। एंड करेक्शंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर, अगर किसी को स्पेक्टिकल्स लग रहे हैं या किसी को रिफ्रैक्टिव एरर है तो इसी प्राइमरी आई हेल्थ केयर के द्वारा क्या हो रहा है, उसी जगह पर उसका ट्रीटमेंट हो जा रहा है। देन इस स्लाइड्स में देखेंगे कि एनपीसीबी का जो सेकेंडरी आई हेल्थ केयर प्रोग्राम था उसमें कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व किया गया। तो ये चलाया गया आपका सब डिविजनल हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो आपका सदर अस्पताल होता है या डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होता है सरकारी, वहाँ पर इस स्तर पर चलाया गया आई हेल्थ केयर फैकल्टीज़। इसमें एडिशंस किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर को। जो अभी प्राइमरी हेल्थ केयर देख रहे थे कि रूरल एरिया या पीएचसी में जो कंजंक्टिवाइटिस, ट्रैकोमा, विटामिन ए और रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शंस, इसके साथ साथ क्या करने लगा, कुछ चीज़ें को ऐड किया। सब डिविजनल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचे तो इसमें सबसे कॉमन था ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का इलाज करना शुरू किया, ग्लूकोमा का इलाज करना शुरू किया, लीड सर्जरी करना शुरू किया, और किसी को इंजरी हो गया है तो इंजरी रिपेयर करना शुरू किया इन हॉस्पिटलों में, जो सेकेंडरी आई हेल्थ प्रोग्राम में शामिल हुआ। और उसके बाद इसी में एक चीज़ पॉइंट को ऐड किया गया कि आई कैंप अप्रोच किया गया। अपने हॉस्पिटल से निकल कर के दूसरे दूर इलाका में जा कर के कैंप ऑर्गेनाइज करना, वहाँ से कैटेड पेशेंट्स को उठा करके लाना, उनका इलाज करना। एंड जो थर्ड देखा गया वो है मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट। हॉस्पिटल से एक टीम यूनिट बनाकर जाती है कोई गांव में, वहाँ पर पहुँच करके मेडिकल प्रोविजंस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण क्या हुआ, जो ब्लाइंडनेस का दर था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका था। जो लास्ट आई केयर फैकल्टी था उसे टर्शियरी आई हेल्थ केयर बोला गया। इसमें क्या हुआ कि एट मेडिकल कॉलेज एंड रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, यह जो आई केयर फैकल्टी चलाया गया वो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में चलाया गया और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उस स्तर पे वहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया। इन एडिशन टू सेकेंडरी हेल्थ केयर, और ये आपका एडिशन किया गया, आपका जो सेकेंडरी हेल्थ केयर में थे उसमें एडिशन था, जहाँ छोटा मोटा इलाज से लेकर के कैटेड ग्लूकोमा का सर्जरी, लीड रिपेयर सर्जरी तक का ट्रीटमेंट पॉसिबल था। तो जब टर्शियरी आई हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी से जुड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें स्पेशल सर्जरी जुड़ा, जैसे इंट्रा ओकुलर लेंस इम्प्लांटेशंस, आँख के अंदर लेंस इम्प्लांटेशंस वाली सर्जरी इस स्तर पर शुरू हुई। फिर विट्रो रेटिनल सर्जरी, किसी का विट्रस रेटिना में प्रॉब्लम हो, इसका सर्जरी यहाँ पर शुरू हुआ। क्रेटोप्लास्टी, अगर किसी का कॉर्निया ख़राब है तो दूसरे का कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ, जिसे क्रेटोप्लास्टी वाला सर्जरी स्टार्ट हुआ। लसिक और लेजर सर्जरी स्टार्ट हुई एंड अदर कॉम्प्लेक्स सर्जरी इस टर्शियरी आई हेल्थ केयर प्रोग्राम में लॉन्च किया गया। कॉम्प्लेक्स सर्जरी के बाद इसमें जो दूसरा चीज़ ऐड किया गया है वो है टू ऑर्गेनाइज एन आई बैंक। जगह जगह पे आई बैंक का क्या किया गया है, ऑर्गेनाइजेशंस किया गया, जिससे ब्लाइंडनेस में कंट्रोल हुआ।
उसके बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग फॉर ऑल लेवल ऑफ स्टाफ, हर स्टाफ को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया ताकि कंट्रोल कर सके ब्लाइंडनेस को। और एक और प्रोग्राम चलाया गया जिसे CME प्रोग्राम कहा गया, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा प्रोग्राम, एंड अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जगह जगह पर क्या किया गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आई से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हुए उसको प्रमोट किया गया और जनता के बीच में पहुंचाया गया, जिसके फलस्वरूप आज जो है हमारा देश ब्लाइंडनेस से छुटकारा पाने में सक्षम रहा। देन इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लाइंडनेस के दर में कितना कमी आई थी। तो काउजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, भारत में अंधापन का सबसे प्रमुख कारण कौन कौन सा है या कौन कौन सा था। तो सबसे पहले देखिए जिसके कारण भारत में लोग अंधे होते हैं वो है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद के कारण। और जब NPCB और WHO ने प्रोग्राम लगाना शुरू किया 1986 से लेकर 1989, 1986 से 1989 के बीच, उस समय कैटरेक्ट का दर जो था वो कितना था, कैटरेक्ट से लोग अंधा हो रहे थे, जिसमें 80.76% लोग सिर्फ मोतियाबिंद से अकेले अंधा हो जा रहे थे। जब नेशनल सर्वे चला 2001 से 2004 में पूरा प्रोग्राम चलने के बाद, तो देखा गया कि जो लगभग 81% कैटरेक्ट के कारण लोग अंधा हो रहे थे, उसकी दर में क्या आया, गिरावट आया, वो हो गया 62%। ग्लूकोमा से लोग पहले 2% लोग अंधे हो रहे थे, वो अभी चलकर कितना हो गया, 6% हो गया। तीसरा जो है सबसे प्रमुख कारण अंधापन का वो है कॉर्नियल ओपेसिटी, जो पहले 1.70% पर था, वो अब जो हो गया 1% तक। रिफ्रैक्टिव एरर, पहले रिफ्रैक्टिव एरर के कारण जो लोग ब्लाइंड हो जाते थे उसमें 7.10%, जो अब भी आकर के 20% हो चुका है। विटामिन A डिफिशियंसी के कारण काफ़ी लोगों का आँख का रोशनी चल जाता था, उसका परसेंटेज था पहले 0.04%, जो कि अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, किसी को भी विटामिन A का डिफिशियंसी के कारण रोशनी नहीं जाता है। फिर ब्लाइंडनेस का कारण ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसके कारण लोग ब्लाइंड हो जाते थे। उस समय उसका परसेंटेज 0.40% था, जो अभी बिल्कुल नील है। अभी ट्रैकोमा बीमारी से लोग अंधे नहीं होते हैं क्योंकि लोगों का हाइजीन क्या हो गया है, अब बहुत अच्छा हो गया है, लोग अनहाइजीन नहीं है, हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। एंड मिसलिनियस खान पान में कमी के कारण लोग अंधे होते थे पहले 7%, जो अभी यहाँ पर 10% दिख रहा है। एंड सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, पहले जब सर्जरी होता था उसके कारण कोई अंधा हो जाता था, तो उस समय सर्जरी ना होने के कारण परसेंटेज नील में रहती थी, लेकिन अभी अगर हम कोई सर्जरी करते हैं उसका कॉम्प्लिकेशंस के कारण लोग अंधा होता है, उसमें सिर्फ 1%। और NPCB का कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम चले हैं, वो हैं विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, एंड स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, एंड ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ प्रोग्राम। यह कुछ प्रोग्राम है जो नेशनल्स के थ्रू क्या किया गया, चलाया गया है। देन इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जाते जाते इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। सेकेंड मोस्ट काउज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, भारत में दूसरा सबसे प्रमुख कारण कौन सा है ब्लाइंडनेस का।